हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे सेशन पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में हम जानेंगे और इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं धन विधेयक मतलब मनी बिल के बारे में, जो कि आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो इस आर्टिकल 110 और आर्टिकल 109, ठीक है, 109 में भी दिया गया है। अभी क्या है, चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। तो जो आर्टिकल 109 में दिया गया है वो है कि उसकी विशेषताएं दी गई हैं। उसकी विशेषताएं हैं जैसे कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक बिल है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति आवश्यक होती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। जब मनी बिल बनाया जाता है तो या कोई भी बिल बनाया जाता है तो उससे हमें राष्ट्रपति को मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि हम ये बिल बनाने जा रहे हैं या पास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। फिर उसके बाद होता है राज्यसभा को केवल 14 दिन तक रोकने का अधिकार होता है। तो जैसे ही ये बिल बन जाता है फिर इसे राज्यसभा को दे दिया जाता है और राज्यसभा को इसे 14 दिन के अंदर इसे वापस लोकसभा में देना होता है। इसकी जाँच करने के बाद इसमें कुछ बदलाव करना है या फिर कुछ उसे जोड़ना है तो वो लोकसभा को वापस बताते हैं ये लोग, और लोकसभा उस पर पुनः विचार करता है कि क्या ये इसमें संशोधित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इस पर लोकसभा विचार करती है। फिर इसके बाद ये आगे राष्ट्रपति महोदय के पास कर दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है धन विधेयक। ये जो धन विधेयक के बारे में ये जो दिया गया है ये आर्टिकल 110 में है। ठीक है, और ये जो विशेषताएं हैं ये आर्टिकल 109 में दिया गया है। ठीक है, अब जानते हैं जो धन विधेयक होता है इसे संबंधित कौन कौन से होते हैं। तो जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है वो धन विधेयक में आता है। जो सरकार उधार लेती है जैसे लोन हो गया ये धन विधेयक में आता है। संचित निधि या धन की निकासी, जो धन हम जमा करते हैं या फिर जो धन निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, धन विधेयक में आती है। और इसमें जो संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जाता। जो धन विधेयक है इसमें संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जाता। उदाहरण में जान ले तो जैसे कि आयकर संशोधन विधेयक, जो टैक्स में संशोधन होता है वो धन विधेयक में आता है। जीएसटी संशोधन जो धन विधेयक में आता है। ठीक है, अब जानते हैं कुछ ऐसे हैं जो धन विधेयक के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। वो कौन कौन से, जैसे पेनाल्टी हो गया, जुर्माना हो गया। अगर किसी के ऊपर जुर्माना लग रहा है 10,000 5,000 का तो फिर वो धन विधेयक में नहीं आता। लाइसेंस शुल्क, अगर लाइसेंस हो गया, चालान कटता है तो फिर वो धन विधेयक में नहीं जोड़ा जाता। फिर लोकल टैक्स क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हर चीज़ का एक टैक्स लेती है। तो जो अगर आपके घर के आसपास सब्जी वाले हैं या और कोई हो तो उनसे टैक्स लिया जाता है, तो वो टैक्स क्या हो जाता है, लोकल टैक्स में आता है। तो ये धन विधेयक में नहीं आता है। तो दोस्तों ये था मनी बिल के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं हम वित्त विधेयक मतलब फाइनेंस बिल के बारे में। फाइनेंस बिल की जो है वो अनुच्छेद 117 में थे। बेसिकली ये दो भागों में है, अनुच्छेद 117 पहला और 117 दूसरा। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो जो वित्त विधेयक होता है ये विधेयक होता है जो धन विधेयक से जुड़े अन्य वित्तीय मामलों को भी कवर करता है। ठीक है, वित्त विधेयक को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 और फिर श्रेणी बी अनुच्छेद 117 का 2। वित्त विधेयक को अगर आसान भाषा में समझें तो जो भी खर्चा होता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, जो कहीं बिल्डिंग बनाना है या कहीं पुल बनाना है, इन सब का खर्चा कैसे कितना होगा ये सभी इस विधेयक बिल में आते हैं, मतलब फाइनेंस बिल में। और ये जो धन विधेयक है इसमें पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे तो ये धन विधेयक होता है, और पैसे कहाँ खर्च होंगे कैसे खर्च होंगे वो वित्त विधेयक में आता है। तो आई होप आपको इन दोनों का अंतर समझ में आ गया। हम आगे चल के और इसको डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं अनुच्छेद 117 में क्या लिखा गया है। इसमें जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जैसे मनी बिल में राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक होती है, वैसे इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक होती है। यह केवल लोकसभा से प्रारंभ किया जाता है। जो वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117 पहला वो केवल लोकसभा से प्रारंभ किया जाता है।
इसमें राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, ठीक है। और इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझे तो करों में संशोधन करने वाला विधेयक, ठीक है, जो टैक्स में संशोधन करने वाला विधेयक है, सरकारी उधार और बजट प्रावधान से संबंधित विधेयक इसमें आते हैं। अब जानते हैं अनुच्छेद 117(2) में, इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। इसे किसी भी सदन से, लोकसभा या राज्यसभा से प्रारंभ किया जाता है। अनुच्छेद 117 क्या था, जो केवल लोकसभा से प्रारंभ किया जाता है, लेकिन एक अनुच्छेद 117 जो है वो केवल किसी भी सदन से पास हो सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। इस राज्यसभा में इसमें राज्यसभा संशोधन कर सकती है और उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 117 में क्या था, उसकी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, लेकिन 117(2) में उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें संयुक्त अधिवेशन इसमें भी बुलाया जा सकता है। तो इन दोनों में अंतर कहाँ पे है, तो जो ये बिल है, विधेयक बिल, वो केवल 117(1) जो है एक है, वो केवल लोकसभा से प्रारंभ होती है और इसमें किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है, ठीक है। अब इसका उदाहरण जानते हैं तो आर्थिक नीतियों में बदलाव से संबंधित विधेयक जो है वो वित्त विधेयक में आता है। सार्वजनिक व्यय और वित्तीय प्रबंध से जुड़े विधेयक जो है इसी में आते हैं, ठीक है। अब जानते हैं दोनों में अंतर क्या है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। सबसे पहले जानते हैं संविधान अनुच्छेद में दोनों में कौन कौन से हैं। जो धन विधेयक होता है वो अनुच्छेद 110 में होता है और फाइनेंस बिल अनुच्छेद 117 में होता है। आपको इसमें बता दें अनुच्छेद 110 में और अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में यह बताया गया है कि धन विधेयक की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि कहाँ कहाँ जो है धन विधेयक, मतलब किस किस में धन विधेयक आता है, कौन कौन सी श्रेणी है जो इसमें धन विधेयक आता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, प्रारंभ करने का अधिकार किसको है। तो धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में हो सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो किसी भी सदन में हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति दोनों में आवश्यक है, चाहे धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति दोनों में आवश्यक है, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा की इसमें भूमिका क्या है। धन विधेयक में राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन संशोधन स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। मतलब कि अगर धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए जाता है और राज्यसभा कहता है कि इसमें आपको ये संशोधन करना है, तो वो लोकसभा इस पे विचार करके वो तय कर सकती है कि इसमें संशोधन करना है या नहीं, ये लोकसभा तय करेगी। ये जरूरी नहीं है कि अगर राज्यसभा कह रहा है तो लोकसभा उसे मानना पड़े। लेकिन अगर वो वित्त विधेयक है तो उसको संशोधन करना होगा, लोकसभा को संशोधन करना होगा, संशोधन कर सकती है और उसकी स्वीकृति आवश्यक हो सकती है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन क्या है, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, लेकिन वित्त विधेयक में अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो जो धन विधेयक है केवल केंद्र सरकार के राजस्व और व्यय से संबंधित होता है, जबकि वित्त विधेयक अन्य वित्तीय प्रावधानों को भी कवर करता है, ठीक है। यह राज्यसभा की भूमिका धन विधेयक में सीमित होती है, जबकि वित्त विधेयक उस पर अधिक प्रभाव हो सकता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया केवल वित्त विधेयक पर लागू होती है, धन विधेयक पर नहीं। तो फ्रेंड्स ये था इतना, मतलब अगर हम जाने कि धन विधेयक और वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक, तो इसमें क्या होता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जो सब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल आर करेक्ट। मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा शैल बी रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 40 days विथ हिज रिकमेंडेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है द लोकसभा शैल एग्री टू द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा
ऑन द मनी बिल टू कंसीडर इज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और तीसरा है फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू पास मनी बिल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन। आप इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में फिर से किसी टॉपिक पे आपको वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।